स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। क्या आपको अपने बचपन का कोई ऐसा दिन याद है जो बिल्कुल परफेक्ट था, जहां हर तरफ बस खुशी थी और वक्त की कोई फिक्र ही नहीं थी? आज हम डिलन थॉमस की एक ऐसी ही बहुत ही खूबसूरत कविता फॉन हिल की दुनिया में चलेंगे। ये कविता हमें बचपन की उन्हीं सुनहरी यादों की एक यात्रा पर ले जाती है। देखिए, ये कविता हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है कि क्या हम सच में कभी उन पुराने दिनों में वापस जा सकते हैं। इस पूरे एनालिसिस में हम देखेंगे कि कैसे डिलन थॉमस ने बचपन की मासूमियत और वक्त बीतने के एहसास के उस खट्टे मीठे संगम को अपने शब्दों में पिरोया है। चलिए सबसे पहले इस कविता के रचयिता यानी पोइट से मिलते हैं। ये है डिलन थॉमस, वेल्स के एक महान कवि। उनकी कविताओं में ना एक संगीत होता है और गहरी भावनाएं भरी होती हैं। फर्न हिल पता है, असल में उनकी आंटी के फार्म का नाम था, जहां उन्होंने अपने बचपन की कई गर्मियों की छुट्टियां बिताई थीं। और वही जादुई दुनिया इस कविता की जान है। तो कविता की जो पहली पंक्तियां हैं वो हमें सीधे उस बेफिक्र बचपन में ले जाती हैं। स्पीकर खुद को यंग एंड इजी कहता है, मतलब जवान और बिल्कुल टेंशन फ्री, सेब के पेड़ों के नीचे, और कितना खुश, हैप्पी एज द ग्रास वॉज ग्रीन। देखिए कितना सुंदर से मिली है ये, उसकी एकदम नेचुरल खुशी को दिखाने के लिए। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात है टाइम का पर्सोनिफिकेशन, यानी वक्त को एक इंसान के रूप में दिखाया गया है। और अभी के लिए तो टाइम उसका दोस्त है, एक गार्ड है जो उसे अपने सुनहरे दिनों में खेलने और ऊंचाइयां छूने दे रहा है। अब यहाँ कवि की कल्पना की उड़ान देखिए। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो है प्रिंस ऑफ द एप्पल टाउन्स, अपनी छोटी सी सल्तनत का एक राजा। ये जो रॉयल इमेजरी है, ये दिखाती है कि एक बच्चे की नज़रों में उसकी दुनिया कितनी बड़ी और इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ बस उसके इशारों पर ही चलती है। सेकंड स्टैंजा में भी आज़ादी का वही एहसास बना रहता है। यहाँ वो खुद को ग्रीन एंड केयरफ्री कहता है। ग्रीन यानी हरा रंग, यहाँ पर यूथ, नई शुरुआत और मासूमियत का सिंबल है। और एक बार फिर टाइम एक बहुत ही दयालु दोस्त की तरह है, जो अपने मर्सी यानी दया से उसे खेलने देता है। ये गोल्डन शब्द आप देखेंगे बार बार आता है, जो उस समय की कीमती और शानदार यादों को हाईलाइट करता है। अब देखिए वो नेचर से, प्रकृति से कैसे जुड़ता है। वो एक ही साथ हंट्समैन एंड हर्ड्समैन है, शिकारी भी है और चारवाहा रखवाला भी। ये दिखाता है कि वो खुद को प्रकृति का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसका मालिक समझता है। पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स जैसे उसी के लिए बना हो। यहाँ तक कि द कैव्स सैंग टू माई हॉर्न, यानी बछड़े उसके हॉर्न की धुन पर गाते हैं। ये दिखाता है कि उसकी कल्पना में प्रकृति और वो बिल्कुल एक सुर में। यहाँ से कविता थोड़ी सुरियल हो जाती है, एक सपने जैसी। रात होते ही बच्चे की इमेजिनेशन में पूरा का पूरा खेत जिंदा हो उठता है। उसे लगता है जैसे उल्लू खेत को उड़ाकर ले जा रहे हैं और घोड़े अंधेरे में चमक रहे हैं। ये मैजिकल रियलिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहाँ सच और सपने के बीच की लाइन बिल्कुल धुंधली हो जाती है। ये उस बच्चे के मन का डर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रोमांचक खेल है। और हर रात के बाद आती है एक नई सुबह, जहाँ दुनिया फिर से जन्म लेती है। रात में जो खेत जैसे गायब हो गया था, वो एक सफेद घुमक्कड़ की तरह ओस में नहाकर वापस आ जाता है। ये जो रीबर्थ की इमेजरी है ना, ये दिखाती है कि बच्चे के लिए हर दिन एक नई शुरुआत है। उसको कल की कोई चिंता नहीं है, सब कुछ शाइनिंग है, यानी मासूमियत की चमक से रोशन है। और फिर आती है ये बहुत ही पावरफुल लाइन, इट वॉज एडम एंड मेडन। ये एक बिब्लिकल अलूजन है, जो सीधे गार्डन ऑफ ईडन की तरफ इशारा करता है। जैसे एडम और ईव पाप से पहले बिल्कुल मासूम थे, वैसे ही ये बच्चा अपनी दुनिया में एकदम बेदाग और शुद्ध है। ये उसका अपना स्वर्ग है, जहाँ हर सुबह सूरज नया उगता था, मानो दुनिया रोज उसी के लिए बनाई जा रही हो। और यहाँ कविता का मूड बदलना शुरू होता है। पहली बार हमें अडल्ट स्पीकर की आवाज सुनाई देती है, जो अपने बचपन को याद करते हुए कहता है, आई रैन माई हीडलेस वेज। हीडलेस यानी लापरवाह, बेपरवाह। उसे तब इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सुबह के गीत, ये खुशी के पल कितने फ्यू यानी कितने कम और कीमती थे। अब उसे एहसास हो रहा है कि समय की धुन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये स्लाइड इस कविता के दिल को छूती है। बचपन की अज्ञानता और बड़े होने के एहसास के बीच का फर्क। बच्चा हीडलेस था, वो कहता है नथिंग आई केयर्ड, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। लेकिन जो अडल्ट है, वो जानता है कि वक्त की सच्चाई क्या है। वक्त आपको इस ग्रेस यानी कृपा की अवस्था से, इस मासूमियत से बाहर निकाल ही देता है।
ये वो पल है जहां मीठी यादें एक कड़वी सच्चाई से टकराती हैं। और अब हम कविता के सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। वही टाइम जो शुरुआत में एक दोस्त की तरह उसे खेलने दे रहा था, क्या वो सच में दोस्त था या फिर वो एक दुश्मन था जो बस चुपचाप अपना काम कर रहा था? आखिरी स्टैंजा हमें उसकी इस डबल रोल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अब स्पीकर को अपनी उस लापरवाही का अंजाम समझ आता है। उसे तब परवाह नहीं थी, लेकिन अब वो जानता है कि वक्त ही उसे उस फार्म फॉरएवर फ्लेड, हमेशा के लिए भागे हुए खेत से दूर ले आया। अब वो जमीन चाइल्डलेस है, बच्चों से खाली है। वो जादुई दुनिया अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। और अब हम कविता की सबसे फेमस और दिल को झकझोर देने वाली लाइंस पर पहुंचते हैं। ये एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। चलिए इसके गहरे मतलब को समझते हैं। टाइम हेल्ड मी ग्रीन एंड डाइंग दो आई सैंग इन माई चेन्स लाइक द सी। इस पैराडॉक्स का मतलब समझिए। ग्रीन यानी वो जवानी और मासूमियत से भरा हुआ था, लेकिन उसी पल वो डाइंग भी था, क्योंकि हर बीता हुआ पल उससे उस मासूमियत के अंत की ओर करीब ले जा रहा था। वो एक ही समय में जिंदा भी था और मर भी रहा था। चेन्स यानी जंजीरें, ये वक्त और मॉर्टेलिटी की सीमाएं हैं, उसकी लिमिट्स हैं। लेकिन बचपन की मासूमियत में वो इन जंजीरों में भी समुद्र की तरह आज़ाद और जोर शोर से गा रहा था। उसे अपनी कैद का एहसास ही नहीं था। तो आखिर में फर्न हिल सिर्फ एक खेत की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। डिलन थॉमस अपनी एक पर्सनल याद के जरिए कुछ यूनिवर्सल थीम्स यानी सार्वभौमिक विषयों को छूते हैं, जैसे मासूमियत का खो जाना, समय का बेरहम प्रवाह और प्रकृति के साथ हमारा गहरा रिश्ता। यह कविता याद दिलाती है कि हर सुनहरा पल एक दिन बस एक याद बन जाता है। ये कविता हमें अपने अपने फर्न हिल को याद करने पर मजबूर करती है। वो कौन सी जगह या याद है जो आपके लिए मासूमियत और खुशी का प्रतीक है? सोचिएगा जरूर। फर्न हिल के इस सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और लिटरेरी एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।